आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे उस प्रज्ञा को बनावटी करार देने का सबसे बड़ा एक पैरों पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा पुरुषार्थ जो चल रहा है, ये किस हद तक इस मानव सभ्यता के पक्ष में है, इसको आज आप रविवार के दिन बहुत शांति से सोचने का प्रयास करें। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक आपने दृष्टांत स्कूली लाइफ में सुना होगा, वो ये कि कालिदास, जब वो कालिदास कवि के रूप में प्रख्यात नहीं हुए थे, उसके पूर्व एक काम कर रहे थे कि जिस शाखा पर बैठे थे पेड़ की, उस शाखा को ही काट रहे थे। तो शाखा को काटते वक्त किसी ने कहा, अरे क्या कर रहा है मूर्ख, जिस शाखा पे बैठे उसको काटता। अरे तो हाथ में आरी है अथवा कुल्हाड़ी है तो काटने के लिए है, अब इतने ऊपर मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? मैंने सोचा उसी पे बैठ जाऊं, उस पे काट दूं। अरे ये तो सोच, जिस पे बैठ के काट रहा है, यदि वो कटेगी तो फिर तेरा हाल क्या होगा? क्या होगा मेरा हाल? मैं अच्छे से उस डाली को ले जाके सुखाऊंगा और फिर ईंधन के रूप में उपयोग करूंगा। अरे ईंधन तो बाद में होगा उसका, पहले तेरा ही ईंधन बन जाएगा। क्यों? ऊपर इतनी ऊंचाई से गिरेगा, हाथ पैर टूटना तो फिर छोटी सी बात है, कई प्राण चले गए तो। हाँ, उस समय उस कालिदास की मूर्खता को देख करके सबने कहा कि ये क्या मूर्खता की बात करता। ये बात अलग है कि उस समय उसकी प्रज्ञा प्रखर हुई और बाद में जाकर के उसी जीवन में वो प्रख्यात संस्कृतज्ञ और संस्कृत का महान कवि बन गए। लेकिन हम जैसे कालिदासों को क्या होगा? क्या हमें पता है जिस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी को हम इतना डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी रियल इंटेलिजेंसी पर कितना बड़ा कुठाराघात करेगी? और जिस शाखा पे हम बैठे हैं उस शाखा को किस हद तक बर्बाद करने में कारण बनेगी? किसी ने इस बारे में विचार नहीं किया होगा। तब तो अपने उन बच्चों के लिए, हमें लगता है ग्वालियर में इतने युवा होंगे, जितने वयोवृद्ध हैं, जितने बुजुर्ग हैं, अथवा जितने भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं, लगभग उतने युवा तो होंगे। लेकिन इस पूरे परिसर में अभी कितने युवा बैठे हैं? इसमें ये मत समझना कि तुम्हारे घर में सोए हुए होंगे, कुछ एक सोए हुए होंगे, लेकिन कुछ एक तो आपने अपने हाथों से खोए हुए होंगे, ऐसे करार दे दिए होंगे। वो पूना, मुंबई, बेंगलोर, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, इन सब में जाकर के उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा कर रहे होंगे, जिनको आपने ये मान करके कि मेरा बेटा बहुत हाईली स्किल्ड हो चुका है, और विदेशों में जाकर के उस इंटेलिजेंसी की सेवा कर रहा है जो बाद में जाकर के मानव सभ्यता पर सबसे बड़ा दंश बनकर सामने आएगी। महाराज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? अब तो घर घर में भी काम वाली बाई नहीं होती, काम वाले झाड़ू पोंछा लगाने के लिए भी छोटी सी एक मशीन आ गई है। वो पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्व कर लेती है और पहले झाड़ू लगाती है, फिर बाद में जाके पोंछा लगा देती है। इतनी छोटी सी जैसे वेइंग मशीन आती है ना, उसको जैसे है। और अब तो सारी की चीज़ें, अभी हम लोग लास्ट ईयर महाराष्ट्र में थे, वहाँ पर एक जालना स्थान है, वहाँ पर जैन समाज के घरों में भी रोबोट के माध्यम से सेवा की जाने लगी है। क्यों? अब घर घर वृद्धाश्रम बन गए हैं। अब आप लोग ये मांग करना बंद कर दो कि अब वृद्धाश्रम बन जाए। महाराज, आवश्यकता क्या है वृद्धाश्रम की? हर घर वृद्धाश्रम ही तो रह गए, क्योंकि वहाँ पर वृद्ध ही तो बचे हैं, युवा तो और बच्चे तो बाहर जाके अपने जम गए। अब अलग से वृद्धाश्रम की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब वहाँ पर देखा कि जब इतने छोटे से शहर में रोबोटिक सेवा होने लगी है, तो अब आप समझिए आपके उन इंसानों के प्रति, उस मनुष्यों के प्रति जो एक आत्मीयता का संबंध था, वो तो कब का खत्म हो गया। एकमात्र उपयोगिता का ही संबंध रह गया था, अब वो भी खत्म होने की कगार पर है। तो फिर इंसान के लिए जिएगा ही क्यों, और इंसान के लिए मरेगा ही क्यों? तो फिर परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र, इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, जबकि तुम्हारा इस सूत्र के कारण ही जीवत्व भाव सुरक्षित है। क्योंकि तुम जब आपस में एक दूसरे का उपकार करते हो, बाकी अन्न द्रव्य का उपकार तो जीव द्रव्य करता ही नहीं,
माँ की अन्न द्रव्य तो जीव द्रव्य के भी प्रति उपकारी हैं और अन्न द्रव्यों के प्रति भी, लेकिन मात्र जीव एक ऐसा द्रव्य है पूर्णतः स्वार्थी जो सिर्फ खुद पर उपकार कर सकता है और अपने ऐसे जीवों पर उपकार कर सकता है, बाकी अन्न पर तो करता ही नहीं। अब जब जीव के प्रति उपकार भी समाप्त किया जा रहा है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, तो फिर आपके जीवत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तुम्हारा जीवत्व समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह के दायरे में अवश्य आएगा कि तुम अब एक ही काम कर सकते थे, अब वो ही नहीं कर पा रहे हो। महाराज, सुनते हैं कोई भी नया टैलेंट आता है तो उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल। कौन सी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी? एक छोटा सा विषय हम लेना चाहते, क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा जनरल है, क्योंकि जंगल के विषय तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे नहीं, वो तो साधुओं को समझ में आ सकते हैं, लेकिन जनरल विषय आपको शायद समझ में आ सकते हैं। सन 1959 में पहली बार एक शब्द आया जिसका नाम था वर्किंग नॉलेज अथवा नॉलेज वर्कर। उसके पहले तक ये शब्द किसी भी डिक्शनरी में नहीं था, नॉलेज वर्कर। मतलब अब यदि किसी व्यक्ति के लिए जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो नॉलेज के आधार पर आएंगी, और नॉलेज तो छोटी सी बात है, डिग्रीज के आधार पर आएंगी। उन डिग्रियों के माध्यम से ही आपको किसी भी जॉब में काम करने की योग्यता का प्रमाण माना जाएगा। उस समय पहली बार जब समय सिर्फ मात्र अनुभव और योग्यता के आधार पर कामकाज मिलते थे, अब नॉलेज के आधार पर कामकाज मिलने लग गए, तो वो जो अनुभवी थे उनके साथ रोजगार छिनने के आसार आ गए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने अनुभव को कुछ हद तक नॉलेज में बदलने का प्रयास किया, अथवा खुद नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को नॉलेज के मार्ग पर ढकेल दिया और डिग्री की व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। ये डिग्री की व्यवस्था भारत में बहुत दिनों बाद आई। एक डिग्री के आधार पर किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन करना सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि यहाँ पर किसी 3 घंटे के एग्जाम के माध्यम से किसी की 365 दिन की योग्यता का आकलन संभव था ही नहीं। गुरुकुलों में कभी एग्जाम नहीं होते थे। एग्जाम के कारण आज आपके बच्चे घरों में बैठे होंगे, रात भर मेहनत कर रहे होंगे, और फिर मेहनत करने के पश्चात ओवर एम्बिशियस हो गए होंगे, और जब उनके रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो फिर एक और उनके दिमाग में बात चल चुकी होती जिसका नाम है सुसाइड। तब तो जाकर के राजस्थान हाई कोर्ट के जज को ये कहना पड़ा, कोटा जो एजुकेशनल हब था अब क्यों बनता जा रहा है सुसाइडल हब। ये राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने कहा कि कोटा जो एजुकेशनल हब था वो सुसाइडल हब क्यों बन गया, और कोटा फैक्ट्री जैसी चीजें अब क्यों निकल के सामने आने लग गई। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसा ही नॉलेज वर्कर पहले शब्द आया, जैसे तैसे उस दंश से निजात पाए भारतीय लोग। फिर दूसरी क्रांति आई जिसने रोजगार छीने, मशीनी युग की क्रांति में। इन मशीनों ने सैकड़ों लोगों के रोजगार एक छोटी छोटी मशीन ने छीन डाले। तो कुछ लोगों को रोजगार मिला फिर इन मशीनों के पार्ट्स तैयार करने में, मशीनों को असेंबल करने में, मशीनों को तैयार करने में। उस त्रासदी को भी ये भारतीय कामकाजी लोग झेल गए। फिर तीसरी और बड़ी क्रांति आई कंप्यूटर क्रांति के रूप में 1985 में, जिस समय एक कंप्यूटर के माध्यम से कई सारे नॉलेज वर्कर्स का भी रोजगार छिना। ये 3 त्रासदियां झेलने के बाद भी जो भारतीय प्रज्ञा सुरक्षित रह पाई, अब तो उस प्रज्ञा पर ही सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आप लोग बहुत इस बात को गौर से सुनना, ये मत समझना कि हमारा थोड़ा सा एक अलग लेवल वाली बात कर रहे हैं। हम आपके घर की और घर के अंदर निजी जिंदगी की बात हम करना चाह रहे हैं। समय भले ही आज कम है, अभी हम संक्षेप करेंगे, और इस विषय को यदि आप लोग आगे और सुनना चाहेंगे तो जहाँ यदि ग्वालियर में रह पाए तो ठीक है, अथवा ग्वालियर के बाहर कहीं हुए तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से जो कुठाराघात हो रहा है मानव सभ्यता पर, ये बहुत ही चिंतनीय है। और जिन बच्चों को तुमने भेज दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स बनने के लिए,
उन बच्चों से आपने क्या उम्मीद की है कि वो बच्चे आपके घर तक तो लौटेंगे, बहुत दूर की बात है। जो बेचारे अपने घर से अभी घर तक थे उनको भी बेघर करके ही लौटेंगे। महाराज क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम तो सुने कि भगवान का परमात्मा पद प्राप्त होने के पश्चात अब उच्च स्थान पर आरूढ़ होने की प्रक्रिया चल रही है और भगवान उच्च वेदिका पर विराजमान हो जाएंगे लगभग कल। उसके बाद तो हमारे जीवन में उन्नति के सोपान बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उन्नति हमारी हो सकती है बशर्ते कि उन्नति के सही रास्ते और सही सोपान हमें प्राप्त हो पाए तो, और हम समझ पाए तो। उनको उच्च स्थान मिल जाएगा, मिल गया है, वो तो अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर चुके, जैसी मुक्ति को प्राप्त करिए। लेकिन हमारे लिए उनको सर्वोच्च देना, वो वेदिका पर विराजमान करने के लायक तो है, लेकिन उनसे हमने क्या अपना स्थान उच्च बनाया, अब इस बारे में समझने की बहुत संजीदा तरीके से आवश्यकता है। अब आप ये समझ लीजिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना तो अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट 2029 तक आने वाली थी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, यानी कि AGI। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के शिकार आपके बच्चे हो रहे थे। अब AGI, AI के बाद अब AGI, लेकिन इसने एक और कदम आगे बढ़ा लिया कि जो 2029 तक आने वाली थी, अब वो 2027 में ही आने वाली है। खबरदार। और इसके बाद आने वाली है, जिसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI। ये तो चेतना के स्तर तक मनुष्य को नाकारा बनाएगी। अभी तक आपके शारीरिक स्तर पर नाकारा बनाने की बात आई, बौद्धिक स्तर पर नाकारा बनाने की बात आई, मानसिक स्तर पर नाकारा बनाने की बात आई, अब तो चेतना के स्तर पर भी मनुष्य को नाकारा करार दे दिया जाए, इस हद तक की जिम्मेवारी टेक्नोलॉजी ने ले ली है ASI के थ्रू। महाराज, तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा? आपका नुकसान सबसे पहले तो ये कि आपके जो नौनिहाल और बरखुरदार जिनको आप कहते हैं, जिनको आपने भेज दिया है अपने घर से बाहर कि वो अपने टैलेंट को बढ़ा करके लौट करके आएंगे, लौटना तो बहुत दूर की बात है, अब वो अपनी ही इस मूर्खता पर लौट भी पाएंगे, कोई भरोसा नहीं। अब ASI तो बहुत बात की बात, अभी वो तो बाद में बात करेंगे, ये 2034-35 तक आ पाएगा। 2027 तक जो AGI है, और उसके पहले अभी जो AI का ज़माना है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है, प्रशासनिक स्तर पर होने वाली जो जॉब्स हैं उन सबको समाप्त करने के पूरे प्रयोग चल रहे हैं। अब यदि आपके बच्चे UPSC, PSC, SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों तो तैयारी मात्र कर लें और कुछ साल तक नौकरी कर लें, उसके बाद उनको जितनी तरीके से वो सब हायर कर रहे हैं उसी तरीके से उनको फायर भी कर देंगे। और अब तो MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनने तो ये तैयारी कर ही ली है, और पहले वो बॉन्ड साइन कराते हैं कि जब तक हम रखेंगे उसके बाद हम कोई जिम्मेवार नहीं है कि आपको आपके टैलेंट का हम पारिश्रमिक दे पाएँ। लेकिन अब सरकारी नौकरियों में भी प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि जहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम से काम होता है, उस सिस्टम को AI बहुत आसानी से रीड करती है और उसके लिए जवाब जो आप बुद्धि चला के पाते हैं वो सेकंड्स में तैयार कर देती है। तो जिस बुद्धि का प्रयोग प्रशासनिक सेवाओं में होता है, उससे एडवांस बुद्धि मशीन ने प्राप्त कर ली है AI के थ्रू। कई चीज़ों पर आपसे बहुत आगे निकल चुकी है आपकी बनाई हुई कृति, जबकि आप लोग कहते हैं क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। कोई भी कृति कलाकार से बढ़ के नहीं होती, कोई भी रचना रचनाकार से बढ़ के नहीं होती, लेकिन एक रचना है जो कर्मों की, जो बनाने वाले हम स्वयं हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई रचना, वो कर्म हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। लेकिन एक दूसरी रचना है तुम्हारी ये AI की, जो तुम्हारे द्वारा बनाई गई है, लेकिन तुम्हारी रचनाकार पर हावी जब हो जाएगी तो फिर हमारे रोने वाले भी कोई मिलने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। कुछ महीनों पूर्व
अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने इस बढ़ते हुए एआई के प्रयोग के दुष्प्रभाव मानव सभ्यता पर क्या पड़ने वाले हैं, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मीटिंग बुलाई। सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं हमारी बात को? तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मीटिंग बुलाई तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए कि सन 2045 तक, कितना समय बचा है? 20 वर्ष मात्र। यदि इस हद तक यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला बढ़ता चला गया तो मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। ये तो आज के लेवल के हिसाब से जो कल्पना की गई है वो है। तो जैसे अभी हमने बताया कि जो AGI 2029 तक आने वाली थी और डेवलपमेंट हाई हो गया तो वो 2027 में आने वाला है। तो जो कल्पना की गई 2045 तक मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी, हो सकता है वो 2040 और 45 तक ही आ जाए। फिर आप क्या करोगे? फिर आपकी मानवता जो इंसानियत की बहुत बात करती है, जब धर्म और इंसानियत के बीच में भेद करने की बात आए तो इंसानियत बड़ा धर्म है ऐसा मान करके पूजा पाठ और अभिषेक से वंचित होने की बात ऊँट की तरह सीखती है। फिर इंसान के प्रति भी वफादार नहीं रहेगा तो तुम वैसी पूजा पाठ वाले धर्म को तो छोड़ चुके होगे, फिर इंसानियत वाले धर्म को भी कैसे निभा पाओगे? हमने पहले ही कहा कि मनुष्य से आत्मीयता का संबंध तो समाप्त बहुत पहले हो चुका है, मात्र उपयोगिता का संबंध जो बचा था, अब उस उपयोगिता के संबंध को भी मशीन आपसे अलग करने की कगार पर है। तो फिर मनुष्य से इंसानियत की बात भी करेगा ही क्यों? प्रशासनिक सेवाओं से जॉब समाप्त होने की कगार पर हैं। दूसरा, जुडिशरी से, क्योंकि वहां पर भी धाराओं के आधार पर निर्णय होते हैं। एक जज कितना सोच पाएगा कि कौन सी धारा मुझे लगानी है, एक वकील कितना सोच पाएगा कि मेरे लिए अपने जो एक्यूज्ड है या अपना जो अपना पक्षकार है उसके प्रति क्या ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रयोग करना है, उससे पहले मशीन ला के रख देगी सैकड़ों विकल्प के रूप में। तो जुडिशरी से भी वकीलों की भी और जजेस की भी जो आवश्यकता थी वो समाप्त होने वाली है। अब आपके बच्चे यदि यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ समय तक तो जा सकते हैं, वापस लौट करके आने के लिए आपके घर पर्याप्त कमरों वाले बनाए रखें, क्योंकि ऐसे नाकारा बच्चों के लिए दो ही स्थान होंगे, या तो आपके पुराने घर अथवा सुसाइड।